4 महीने के अभी असरात ख़त्म नहीं हुए थे, वो इम्पैक्ट्स अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सके थे कि ये जंगबंदी ख़त्म हुई, फिर जंग शुरू हुई और ये तेल अब बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसका असर अब ज़ाहिर है पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान पर भी पड़ने जा रहा है। जी शुक्रिया अरबाब। आप ही के प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने ये बात की थी कि तेल की कीमतें जो हैं 2026 में वो हायर साइड पे रहेंगी। उनमें फौरी तौर पे हमें किसी कमी जो है उसको अज्यूम नहीं करना चाहिए। अभी जो कशीदगी है उसमें यह होगा कि कुछ जहाज़ जो है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑलरेडी निकल चुके हैं। उनकी जो इन्वेंट्री है वो तेल की कीमतों को अगला हफ्ता डेढ़ हफ्ता मामूल पर रखेगी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो G7 नेटो मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कही थी। जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं उन पे है कि ईरान कैसा बिहेव करता है। तो अगर ईरान बिहेव करे तो वो कुछ फैसला ले पाएंगे, विच मीन्स कि उन्होंने कैटेगोरिकली इस इम्कान को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया कि ईरान और यूएस जो है उनकी बिल्कुल कोई बात नहीं होगी या एक मुकम्मल जंग जो है उनकी शुरू हो जाएगी। हैविंग सेड इट, ये फ्रेजिलिटी जो है ये तो अभी चलेगी। हमने पिछले 4 माह में देखा कि कई ऐसे मौके आए जिसमें लग ये रहा था कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ होने जा रहा है, और कई ऐसे मौके आए जिसमें लग रहा था कि हर चीज़ जो है उसका सलूशन मिल गया है और अब हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव आते रहे और अब भी इन्हीं उतार चढ़ाव को देखना है। पाकिस्तान यकीनी तौर पे अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है मीडिएशन के लिए। कतर जिस पे उसके जो वेसल है उस पर हमला भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद कतर और ईरान का जो डायलॉग है वो भी चल रहा है। तो हमें देखना होगा कि अगले हफ्ते में ऊँट किस करवट बैठता है और ये मामला जो हैं वो क्या बेहतरी की तरफ जाते हैं या वो दोबारा से 28 फरवरी वाली जानब सफ़र करना शुरू करते हैं। और आबिद साहब ने देखा 28 फरवरी के बाद जब ये वॉर चार्जेस शिपिंग चार्जेस के साथ ऐड ऑन हुए तो ये 3-4 गुना ज़्यादा शिपिंग चार्जेस हो गए। अब जो जहाज़ इस वक्त निकल चुके हैं, जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, जो रास्ते में कुछ फंसे हुए भी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास, तो उन पर तो ये वॉर चार्जेस लगकर शिपिंग चार्जेस बढ़कर फिर उनकी कॉस्ट तो नहीं फौरी तौर पर बढ़ जाएगी? देखिए ये तो है कि मुख्तलिफ ममालिक जो है अब उन्होंने डील की है। पाकिस्तान ने जैसे सौदे किए हैं जुलाई में जो डिलीवरी के, तो वो तो लॉक हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि जो इन्वेंट्री रिलीज़ हुई है वो किस रेट पे आ रही है। हाँ, जो इस वक्त अगर सुलह हो भी जाती है तो जो एक चैलेंज रहेगा कि अब जब तक इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकलता, जहाज़ दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एंटर होने से कतराएंगे। तो फ़िलहाल तो रश है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर आने वाले जहाज़ों का है, लेकिन क्या अगर ये सारा ठीक भी रहता तो तब भी जो वेसल हैं वो 10 दफ़ा सोचेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जाने से पहले, चूँकि इंश्योरेंस कंपनीज ने उनकी इंश्योरेंस अभी भी काफ़ी महंगी कर रखी है और जब तक इंश्योरेंस मामूल पे नहीं आती है तब तक आपके जो फ्रेट चार्जेस हैं वो मामूल पे नहीं आएंगे। सही। और अभी साहब इसका फिर पाकिस्तान में ज़ाहिर क्या असर पड़ेगा, चूँकि बड़ी मुश्किल से पेट्रोल दोबारा कई महीनों के बाद 300 रुपये पर लीटर से नीचे ये हुकूमत लेकर आई थी। वो कि अभी भी मज़ीद मार्जिन था रिलीफ का, लेकिन वो नहीं ट्रांसफ़र किया गया लोगों को फौरी तौर पर। तो अब ये जो इम्पैक्ट दुनिया की में कीमतें बढ़ने से पड़ेगा वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा या हुकूमत थोड़े अरसे तक उसको एब्जॉर्ब कर सकती है? हुकूमत चूँकि पीरियडिकली ऑयल प्राइसेस रिव्यू करती है और जाहिर है कि जो भी आलमी मंडी में ट्रेंड होगा हुकूमत उसको ट्रांसफ़र कर रही होगी। अब अगर अगले रिव्यू के वक्त चीज़ें जो हैं वो ऑयल जो है वो महंगा होता है तो जाहिर है कि हुकूमत को उसको उसमें कुछ इजाफा करना होगा। अगर वो कीमतें इसी लेवल पे रहती हैं जैसे कि थी तो जो मौजूदा इस वक्त पर लीटर कॉस्ट है पाकिस्तान में पंप्स पे वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ये कहना कि हुकूमत ने शायद अपना कोई एक पॉलिसी मौक़िफ़ बना लिया है कि कीमतें कम नहीं करनी या कीमतें ज़्यादा करनी है, वो नहीं है। हुकूमत आलमी मंडी में
तेल की कीमतों को देखते हुए अपना डिसीजन जो है वो कर रही होगी। और अभी सब कीमतों को डी रेगुलेट करने की भी एक स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट बना रही है, चूँकि हर हफ्ते या हर 15 दिन में ये कीमत डिसाइड करना, एक पूरा आलमी मंजरनामे को देखना, ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि एक थैंकलेस सी जॉब है कि लोगों की तरफ से किसी अच्छे कदम पर भी कोई तारीफ़ तो नहीं मिलती, इसमें तनकीदी होती है। तो अब ये डी रेगुलेशन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसमें कितना वक्त लग सकता है? इसमें एक आम सारिफ को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या हुकूमत को अपने एंड पर ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, मैं हमेशा से प्राइवेटाइजेशन या डी रेगुलेशन उसका हामी हूँ कि वो एफिशिएंसी लाता है, वो उससे कॉस्ट कम होती है। लेकिन उसमें जो एक मेजर शर्त होती है वो ये है कि आपके रेगुलेटर जो हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेटाइज करके या डी रेगुलेट करके शुतर बेमहार की तरह छोड़ दें तो फिर कार्टेलाइजेशन का ख़तरा भी है, फिर सर्विसेज की क्वालिटी मुतासर होने का ख़तरा भी है और उसमें मोनोपोली भी हो सकती है। लेकिन अगर इस पर जो ओगरा है, डी रेगुलेशन के साथ ओगरा को थोड़ा असर्टिव रोल प्ले करने का मौका दिया जाए और ओगरा जो SOPs हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अगर मेंटेन करवाती है तो मेरा ख्याल है कि इससे सार्फिन को फ़ायदा मिल रहा होगा डी रेगुलेशन से। सही। और इससे क्वालिटी और कॉस्ट, ये दो चीज़ें चूँकि लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी, कॉस्ट थोड़ी अंडर कंट्रोल रहेगी, क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी, चूँकि लोगों के पास फिर ऑप्शंस उस वक्त ज़्यादा होंगे, तो ये ओवरऑल सिनेरियो बेहतर कर सकती है। बल्कि अगर आप सार्फिन को देखें तो सार्फिन के लिए तो क्वालिटी अगर बेहतर मिल रही है तो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा को भी वो माइंड नहीं करते हैं। अगर उनको ये यकीन हो कि इसमें मिलावट नहीं है, इसको जो मेजर किया जा रहा है, मेजरमेंट गेजेस जो हैं उनमें को रद्दो बदल नहीं किया गया, कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई जो है वो मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अदरवाइज प्राइवेटाइजेशन और रेगुलेशन अगर ओगरा को थोड़ा सा मजबूत कर दिया जाए तो ये सार्फिन के हक में काफ़ी बेहतर फैसला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।